Good morning students. Myself Dr. Renu. Welcome to my class. बच्चों, आज हम लोग अपना उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए एक न्यू टॉपिक को पढ़ेंगे। चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया एंड टॉपिक है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन टाउन्स। तो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का आइडिया दिया और उन्होंने अपनी बुक हिंद स्वराज में ये बताया कि किस तरीके से इंडियंस ब्रिटिशर्स को अगर कोऑपरेशन कर रहे हैं, अगर इंडियंस ब्रिटिशर्स का कोऑपरेशन करना छोड़ दें तो ब्रिटिशर्स है वो एक दिन में ही इंडिया को छोड़कर चले जाएंगे। तो मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह से महात्मा गांधी ने इसको डिस्क्राइब किया, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ चैलेंजेस भी थे एनसीएम को लेकर के, एनसीएम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लेकर के। और ये भी मैंने बताया था कि कांग्रेस के भीतर ही कुछ ऐसे नेता थे जो कि इसका अपोज कर रहे थे काउंसिल इलेक्शंस का, क्योंकि गांधी जी ने काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था और वो पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे। और इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे लीडर्स थे जो कि डरे हुए थे कि कहीं अगर हम लोग मूवमेंट को लॉन्च करते हैं तो फिर से वायलेंस ना हो जाए। तो इन सब चीजों को मनाना, इन नेताओं को मनाना था और उनको मना भी लिया गया था। और अब आपको ये बताना है, आपको ये ढूंढना है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का प्रपोजल लाना और उसको एडॉप्ट करना, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। बच्चों, आपको ये सर्च करके ढूंढना है कि कांग्रेस के कौन से सेशन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का प्रपोजल लाया गया और कौन से सेशन में कांग्रेस के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एडॉप्ट किया गया। ये आपका काम है, आप इसको सर्च करके ढूंढेंगे और बताएंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि टाउन्स में कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एडॉप्ट किया गया टाउन्स में। और ये नॉन कोऑपरेशन के समय बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कंट्री साइड में पार्टिसिपेट किया, टाउन्स के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, प्लांटेशंस के वर्कर ने पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इसलिए पार्टिसिपेट किया, many them responded to the call of Swaraj. The term mean different thing to different people. अब अधिकतर लोगों ने किस लिए पार्टिसिपेट किया? स्वराज की पुकार उठी थी। स्वराज मीन्स होता है आजादी। ऐसा लोगों का मानना था कि स्वराज से हमें आजादी मिलेगी, इसीलिए अधिकतर लोगों ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया उन सबका सोचने का नजरिया अलग था, सबका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का ढंग अलग अलग था, सब अलग अलग ढंग से सोचते थे और हर इंसान का कुछ अलग नजरिया था। जैसे गांव के लोगों ने कुछ अलग सोच करके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे पार्टिसिपेट किया, शहरों के लोगों ने कुछ अलग वजहों से पार्टिसिपेट किया। और इसी से आगे बढ़कर हम देखते हैं कि टाउन्स में किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो आइए चलते और तो देखते हैं मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन। हम ये देखते हैं कि टाउन्स में मिडिल क्लास के लोगों ने पार्टिसिपेशन किया, मध्यम वर्ग के लोगों ने पार्टिसिपेशन किया। स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, टीचर्स एंड हेडमास्टर रिजाइंड, लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस। इट मींस कि कौन से मिडिल क्लास में मेनली कौन आते थे? जो पढ़ा लिखा वर्ग था वो आते थे, और उसमें स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी थे उन्होंने अपने स्कूल्स और कॉलेजेस छोड़ दिए और टीचर्स ने पढ़ाना छोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि वो उनको मजा आ रहा था, उन्होंने इसलिए छोड़ा क्योंकि वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। इसी तरीके से लॉयर्स ने क्या किया? अपनी लीगल प्रैक्टिसेस, कानूनी प्रैक्टिसेस छोड़ दी, कानून की प्रैक्टिस छोड़ दी, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि हम ब्रिटिशर्स को किसी भी तरीके से कोऑपरेट नहीं करेंगे, किसी भी तरीके से हम ब्रिटिशर्स का सहयोग नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने, लेकिन इन लोगों ने, लॉयर्स ने, स्टूडेंट्स ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और वकालत छोड़ दी। इसके साथ ही साथ और उसका बायकॉट किया। लॉयर्स ने वह प्रैक्टिस करनी इसलिए छोड़ दी क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट किया था। इलेक्शंस का बायकॉट किया गया। इलेक्शंस का बायकॉट किया
क्यों किया, इसके कुछ अलग डायमेंशंस हैं, वो हम आपको डिस्क्राइब करते हैं। इधर देखिए बच्चों, इलेक्शंस बायकॉटेड, इलेक्शंस का बायकॉट क्यों किया गया। गांधी जी ने, मैं प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि गांधी जी ने का कहना था कि अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या ब्रिटिशर्स को अगर अंग्रेजों से इंडिया से हटाना है तो आपको उनको हर तरीके से असहयोग करना होगा, उनके साथ कोऑपरेट नहीं करना होगा। उसमें एक पॉइंट था इलेक्शन का बायकॉट, और उन्होंने काउंसिल इलेक्शंस में लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर दिया। तो एक जस्टिस पार्टी थी, जस्टिस पार्टी मद्रास की एक पार्टी थी, और इसके जो मेंबर्स थे वो क्या थे, वो ब्राह्मण को छोड़कर और सभी वर्गों के लोग इसके मेंबर थे। पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण्स, जितने भी इसके मेंबर थे वो नॉन ब्राह्मण थे, ब्राह्मण नहीं थे। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने नॉट बायकॉटेड इलेक्शंस, उन्होंने काउंसिल इलेक्शंस का बायकॉट नहीं किया। क्यों नहीं किया, अभी मैं बताती हूँ आपको। Felt that they can gain power through participation in council election. उनका ये मानना था, चूंकि उनका ये मानना था कि वो काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करके वो उस पावर को गेन कर सकते हैं, तो इसलिए वो काउंसिल इलेक्शंस को बायकॉट नहीं करेंगे। उनका मानना था कि अब तक अधिकतर पावर ब्राह्मणों के पास रही है, हम लोग का तो शोषण हुआ है, अब हम लोगों को मौका मिला है तो आप मना कर रहे हैं कि काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट मत करो। लेकिन उन लोगों ने उनकी गांधी जी की बात को नहीं माना और उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर हम काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारे पास पावर आ जाएगी, हम अपनी बातों को ब्रिटिशर्स के सामने रख सकेंगे और उनको मनवा सकेंगे। इसलिए उन्होंने काउंसिल इलेक्शंस का बायकॉट नहीं किया। अब हम देखेंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का क्या इंपैक्ट पड़ा इंडियन इकोनॉमी पर, और इसके अलावा और भी क्या इफेक्ट पड़े नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के भारतीय अर्थव्यवस्था पर। भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। जब गांधी जी ने बायकॉट की बात कही थी, तो बायकॉट उन्होंने कहा था कि हर तरीके से, हर चीज से बायकॉट करना चाहिए, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो सामान हो, हर जो चीज जिसमें कि ब्रिटिशर्स को सहयोग मिलता हो इंडियंस के द्वारा, उसका बायकॉट या बहिष्कार करना चाहिए। मैंने बच्चों पहले प्रीवियस वीडियो में आपको ही डिस्क्राइब कर दिया है कि बायकॉट की मीनिंग क्या होती है। बायकॉट की मीनिंग होती है किसी भी चीज को रिफ्यूज करना या बहिष्कार करना। रिफ्यूज हम उसी चीज को करते हैं जिसको कि हम एक्सेप्ट करते हैं। तो हम लोगों ने ब्रिटिशर्स के द्वारा लाए गए फॉरेन गुड्स को, फॉरेन क्लोथ्स को एक्सेप्ट किया, उसका बायकॉट करना था। हम लोग ने ब्रिटिशर्स द्वारा एस्टैब्लिश सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस सर्विसेज, लॉयर्स, कोर्ट्स और काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया, तो हमें उसका बायकॉट करना था। तो इस तरीके से हर वो चीज जिसका कि हमें बायकॉट करना था। तो गांधी जी ने जब बायकॉट का विचार दिया तो उस समय जितने भी फॉरेन क्लोथ्स जो फॉरेन से बनकर आते थे, फॉरेन गुड्स वर बायकॉटेड, लिकर शॉप पिकेटेड, फॉरेन से जो भी सामान बन के आता था उसका बायकॉट किया गया। लिकर शॉप मतलब शराब की दुकानें जो कि समाज को क्षति पहुंचाती थी, उनके ऊपर धरना प्रदर्शन किया गया कि इनको बंद किया जाए। इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स हॉल बिटवीन 1922 तो इट मीन्स कि जो फॉरेन कपड़ों का आयात होता था ब्रिटेन से, वो 1921 to 1922 के बीच में वो आधा रह गया, क्योंकि गांधी जी ने बहिष्कार की बात कही थी। इसलिए सबसे पहले वस्त्रों के बहिष्कार की बात हुई। इतना ज्यादा बायकॉट किया गया क्योंकि वो चौराहे पर, जितने भी चौराहे होते थे वहां पर क्या होता था, वहां पर उनकी होली जलाई जाती थी, बोन फायर होता था और सारे जगहों से विदेशी वस्त्रों को ला करके उसमें जला दिया जाता था। तो इस तरह से विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, और इसलिए बहिष्कार किया गया तो उनका जो विदेशी वस्त्रों का आयात था, जो ब्रिटेन से बने हुए वस्त्र आते थे, उनका जो आयात था वो 1921 से लेके 22 के बीच में लगभग आधा रह गया। इट मीन्स कि पहले जो 102 करोड़ रुपए के जो कपड़े आयात होकर आते थे, अब उनका आयात 57 करोड़ रुपीस ही रह गया। 57 करोड़ रुपीस के ही वस्त्र अब या क्लोथ्स आयात होकर के आते थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से
कपड़ों का बहिष्कार किया गया और टेक्सटाइल का और ब्रिटिशर्स के द्वारा लाई गई वस्तुओं का बायकॉट किया गया। लेकिन बच्चों यहाँ भी कुछ लिमिटेशंस हैं, यहाँ कुछ लिमिटेशंस हैं। और क्यों हम लोग ने जब उन विदेशी वस्त्रों का या फॉरेन गुड्स का, फॉरेन क्लोथ्स का बायकॉट किया, तो इस तरह से हम लोगों ने अंग्रेजों की जो इकोनॉमी थी उस पर एक कड़ा प्रहार किया, उनकी बैकबोन पर हमने एक कड़ा प्रहार किया और उसको हमने एक तरीके से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, ताकि ब्रिटिशर्स को ये लगे कि अब इंडियंस कोऑपरेट हमारे साथ नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर भी जागृति आ गई है और वो अपना खुद का स्वराज चाहते हैं। तो लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस थी। क्या लिमिटेशंस थी? नॉन कोऑपरेशन। अब लोगों ने फॉरेन कपड़ों का बायकॉट तो कर दिया बच्चों, लेकिन वो कुछ ना कुछ तो पहनेंगे ही। तो क्या पहनेंगे? इसके लिए क्या किया गया? इंडियन टेक्सटाइल और इंडियन क्लोथ्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज किया गया, उसको बढ़ावा मिला। इंडियन टेक्सटाइल एंड इंडियन प्रोडक्शंस को बढ़ावा दिया गया। इसके साथ ही साथ तो इस तरह से इंडिया में जैसे कि खादी को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया। लोग विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करके खादी को पहनने लगे। ये एक गुड इफेक्ट था हमारी इंडियन इकोनॉमी को, हमारे इंडियन टेक्सटाइल को ग्रो करने के लिए, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो उन्होंने इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, क्योंकि वो कॉटन कच्चा माल, रॉ मटेरियल कॉटन यहीं से लेकर के जाते थे और अपनी मशीनों में, अपने देश की मशीनों में उसी कॉटन से सस्ते सस्ते कपड़ों को बना करके, क्योंकि जो मिल होती है, मशीनें होती हैं, उनसे प्रोडक्शन जो होता है लार्ज स्केल पे होता है, जिससे उसकी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट होती है वो बहुत कम हो जाती है और ढेर सारा प्रोडक्शन होता था। तो वो हाथ से बनाए खादी के कपड़े हाथ से बनते थे, तो हाथ से बने हुए खादी के वस्त्र उसका मुकाबला नहीं कर पाते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे कॉटन टेक्सटाइल पूरी तरीके से इंडिया का डिस्ट्रॉय हो चुका था। लेकिन जब लोगों ने बहिष्कार किया तो फिर से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो कर उठी। ये गुड साइन था इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए। तो अब हम लोग ने देखा कि क्या इफेक्ट पड़ा है एनसीएम का हमारी इकोनॉमी पर। अब हम देखेंगे कि कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि हमारे इंडियन सोसाइटी को उस समय इफेक्ट कर रही थी। क्या लिमिटेशंस थी? एनसीएम ग्रेजुअली स्लोड डाउन इन सिटीज। एनसीएम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था वो धीरे धीरे शहरों में कम होता चला गया। सो लेट्स कंटिन्यू द क्लास। बच्चों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको पढ़ाया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टाउन्स में कैसे इवॉल्व हुआ और कैसे वो इवॉल्व हुआ, क्या क्या लोगों ने किया, कैसे लोगों की विचारधारा अलग थी। डिफरेंट पीपल के लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अलग अलग मायने थे और अब उसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी। लिमिटेशंस ये थी, फर्स्ट लिमिटेशन ये थी कि गांधी जी ने फॉरेन क्लोथ्स का बायकॉट करने के लिए कहा था और खादी को पहनने के लिए कहा था। तो बच्चों, यहाँ पर ये प्रॉब्लम थी कि खादी जो थी वो हाथ से बनती थी और उसको बनने में बहुत समय लगता था, तो इसलिए वो कॉस्टली होती थी। और जबकि ब्रिटेन में बने हुए, मिल में बने हुए कपड़े होते थे, उनका मास प्रोडक्शन मीन्स कि वो एक बार में बहुत ज्यादा बनते थे और उनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता था, इसलिए वो सस्ते होते थे। तो पुअर इंसान जो था वो कैसे खादी कपड़ों को कैसे खरीद सकता था। मूवमेंट के स्टार्ट में उसने जोश में आके कह तो दिया कि हम इसका बायकॉट करेंगे, लेकिन जब अगर एनसीएम मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगर लंबे समय तक चलने वाला है तो गरीब इंसान इन महंगे खादी जैसे महंगे कपड़ों को खरीद नहीं सकता था और अंततः फिर उसे उन ब्रिटेन में बने हुए कपड़ों को खरीदना पड़ा। नेक्स्ट स्टेप ये था कि स्टूडेंट्स और टीचर्स ने अपनी स्कूल्स और कॉलेज छोड़ दिए, टीचर्स ने पढ़ाना छोड़ दिया था, लॉयर्स ने कोर्ट छोड़ दी थी और काउंसिल इलेक्शंस का बायकॉट किया गया था। तो यहाँ पर बच्चों ये प्रॉब्लम हुई कि अगर टीचर्स इंस्टीट्यूशन छोड़ देंगे, बच्चे इंस्टीट्यूशन छोड़ देंगे तो वो कहाँ पढ़ने जाएंगे और साथ ही टीचर्स कहाँ पढ़ेंगे, वो अपने घर का खर्चा कैसे निकालेंगे। थोड़े समय की बात हो तो ये चल सकता है, लेकिन लंबे समय तक वो इससे दूर नहीं रह सकते थे, क्योंकि उनको अपने घर का खर्च भी चलाना था और बच्चों को पढ़ाई भी जारी रखनी थी। इसलिए इन सभी लोगों को वापस फिर उसी प्लेस पे आना पड़ा, उन्हीं जगहों पर आना पड़ा अपने घर को चलाने के लिए, क्योंकि जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस की कमी थी,
इसी कमी को देखते हुए बच्चों पंडित मदन मोहन मालवीय ने महसूस किया और उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को इस्टेब्लिश किया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि टाउन्स में किस तरीके से लोगों ने मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और कैसे उसका इफेक्ट उनकी लाइफ स्टाइल पर पड़ा। अब आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करेंगे बच्चों कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन कंट्री साइड। अब हम लोग ने अभी तक टाउन्स में, शहरों में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ा। अब हम लोग कंट्री साइड मींस की रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस तरह से इवॉल्व हुआ, अब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों इसके यहाँ पर दो डायरेक्शन है, दो हम लोग साइड में दो प्रिंसिपल उसके आधार पर पढ़ेंगे। फर्स्ट है पार्टिसिपेशन बाय पीजेंट, सेकंड है पार्टिसिपेशन बाय ट्राइबल्स। तो जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हम लोगों ने थोड़ी देर पढ़ा कि गांधी जी ने बताया था कि मूवमेंट में जिन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया उनका सबका नोशन अलग अलग था, उनका विचार अलग अलग था, सब अलग अलग ढंग से सोचते थे। पीजेंट अलग ढंग से, कंट्री साइड के लोग अलग ढंग से सोचते थे। तो अब हम लोग देखेंगे कि कंट्री साइड के लोगों ने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया और कैसे किया। तो इसका हम दो साइड्स में पढ़ेंगे। ये मैंने पहले ही अभी आपको बताया है, पार्टिसिपेशन बाय पीजेंट, किसानों के द्वारा पार्टिसिपेशन। तो इन अवध मीन्स अवध का जो पूरा एरिया था उस समय, उसमें पूरा तुम्हारा लखनऊ और इसके संयुक्त प्रांत ये कहलाता था, इलाहाबाद और उसके आसपास के जितने एरिया ये सारे मिलके अवध बनता था। तो अवध में बाबा रामचंद्र एक लीडर थे जो कि इंडेंचर्ड लेबर थे। इंडेंचर्ड लेबर उनको कहा जाता है बच्चों कि जब ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने पूरे वर्ल्ड में अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश की तो उन्होंने प्लांटेशंस को भी स्टार्ट किया, प्लांटेशन सिस्टम को। प्लांटेशन मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया है कि जब एक लार्ज एरिया में एक ही चीज की पेड़ लगाए जाते हैं तो वो प्लांटेशन कहलाता है, लाइक टी एंड कॉफी। तो अंग्रेजों ने ही इस कल्चर को स्टार्ट किया था, प्लांटेशन सिस्टम को। तो उसमें काम करने के लिए उनको लेबर की जरूरत होती थी। तो वो कहां से लेबर ले जाते थे? इंडिया से लेबर ले जाकर के उन आइलैंड्स में जो प्लांटेशन होता था उसमें काम करने के लिए छोड़ देते थे। जैसे फिजी में आप देखोगे कि बहुत सारे लोग हैं जो इंडियन मूल के मिल जाएंगे, इंडियन नाम भी होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके एंसेस्टर्स इंडिया से फिजी में प्लांटेशन में वर्क करने के लिए गए थे और वहीं स्टैब्लिश होकर के रह गए। तो बाबा रामचंद्र भी जो थे वो फिजी में प्लांटेशन में वर्क करने के लिए एज अ लेबर गए थे, लेकिन वो भाग आए वहां से और भाग करके यहाँ आए। तो यहाँ पर जो पीजेंट के द्वारा मूवमेंट चलाया जा रहा था तालुकेदार और लैंडलॉर्ड्स के, बड़े लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ, तो उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया और जो पीजेंट थे उन्होंने ये डिमांड रखी थी इस मूवमेंट में कि उनका जो रेंट, उनसे जो तालुकेदार जो सामंत हैं, जो बड़े बड़े किसान हैं, उनसे जो टैक्स मांग रहे हैं जमीन का वो कम किया जाए। तो बाबा रामचंद्र ने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, एबॉलिशन ऑफ बेगार, सोशल बाइकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स। तो ये जो पीजेंट मूवमेंट था, किसानों का आंदोलन था, ये मांग कर रहा था रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, टैक्सेस में कमी की जाए, एबॉलिशन ऑफ बेगार उस सिस्टम को कहते हैं जिसमें कि किसी भी किसान से उससे बिना पैसे दिए उससे काम करवाया जाता था, फ्री में काम करवाया जाता था बड़े बड़े किसानों के द्वारा, केवल डरा धमका करके। कृषक दास जिसको बोलते हैं। सोशल बाइकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स मींस कि बच्चों उस समय कुछ ऐसे जमींदार होते थे या जमीन के मालिक होते थे जो किसानों को बहुत तरीके से अन्याय करते थे, उनके साथ बहुत शोषण करते थे, उनको धोखा देते थे, उनसे बेगारी करवाते थे। तो ये डिसाइड हुआ पीजेंट मूवमेंट में कि इन ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड का सोशल बाइकॉट किया जाए, सामाजिक बहिष्कार किया जाए। अब ये सामाजिक बहिष्कार कैसे किया जाएगा ये आपको हम बताते हैं। नाई धोबी बंद बना लिए गए। इट मींस कि
उनको कोई भी, ऐसे जो लैंडलॉर्ड हैं उनको कोई भी सामाजिक सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, उनको इन सुविधाओं से वंचित किया जाएगा। बच्चों का अगर आप कहीं रहते हैं तो आपको किसी ना किसी की जरूरत पड़ती है। आप देखते हैं कि घर में आपके टॉयलेट को साफ करने के लिए किसी की जरूरत पड़ती है, काम कर सफाई करने के लिए अगर घर में किसी की जरूरत पड़ती है, कहीं आप रहते हैं तो फूल लेने जाते हैं तो फूल की जरूरत पड़ती है। तो लेकिन अगर आप सही नहीं हैं और उस जगह के सारे लोग आपको मिल जाएं, आपके खिलाफ हो जाएं, तो वो आपको सारी फैसिलिटीज को बंद कर दे तो क्या होगा। ठीक यही हाल इन पीजेंट्स ने उन ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड के साथ किया। नाई और धोबी, नाई और धोबी मतलब नाई जो सारे काम उनके हेयर कट करना, उनकी शेप को बनाना, और धोबी ने कपड़ा धुलना उनका बंद कर दिया। टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड्स ऑफ बेसिक सर्विस, तो इस तरह से इन जमींदारों को बेसिक सर्विस से डिप्राइव कर दिया गया, वंचित कर दिया गया। अवध किसान सभा और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए, उसमें से एक थी अवध किसान सभा। बच्चों इसको स्पेशल ध्यान दीजिएगा, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। सेटअप बाय जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र के द्वारा अवध किसान सभा बनाई गई। बट पीजेंट मूवमेंट मेड कांग्रेसमैन अनहैप्पी, लेकिन जो ये किसानों का मूवमेंट चल रहा था तो वो क्या लग रहा था उनसे कि वो जो कांग्रेस के ही कुछ लोग थे उससे वो नाराज हो गए थे, क्योंकि अभी तक कांग्रेस से ऐसे लोग जुड़े हुए थे बच्चों जो कि कहीं ना कहीं ऊंची पोजीशंस पे थे और वो पढ़े लिखे थे, वो देश में आकर आ रही परेशानियों को समझते थे। लेकिन अब हमें मासेस की भी जरूरत थी, क्योंकि हमें इस मूवमेंट को पूरे देश में फैलाना था। इसके लिए जवाहरलाल नेहरू ने घूम घूम कर पूरे देश में लोगों को मूवमेंट के बारे में बताया था। तो मासेस की जरूरत पड़ी, तो इसके लिए जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, उन्होंने गांव-गांव घूम करके जो लैंड लीडर्स, लोकल लीडर्स थे जैसे रामचंद्र, उनसे मिलकर ये कहा कि आप बेसिक सपोर्ट तैयार करो, जिससे जब ये मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया जाए तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। Adopted violent means attacked on the house of talukadars and merchant bazaars were looted. The name of Mahatma Gandhi was invoked to sanction all actions and aspiration. तो क्या हुआ जब ये पीजेंट ने ये मूवमेंट चलाया बच्चों, तो उस समय उनको ये उन पीजेंट को ये लगता था ये जो मूवमेंट था ये डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं था, ये तालुकेदार और बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ था जो अंग्रेजों के गुलामी करते थे, अंग्रेजों के अंडर में रहते थे, और तो वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाते थे और पीजेंट का ज्यादा शोषण करते थे। तो पीजेंट को ये लगा, किसानों को, कि ये जो तालुकेदार हैं यही सबसे बड़ी बाधा है, अगर इनको खत्म कर दिया जाए तो हमको आजादी मिल जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लैंडलॉर्ड्स और तालुकेदार के घरों पर अटैक कर दिया, व्यापारियों के घरों पर अटैक कर दिया, बाजार लूट लिए गए, और ये सब करते हुए ये पीजेंट ये कह रहे थे कि महात्मा गांधी ने कहा है कि असहयोग आंदोलन को बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो जबकि बच्चों ऐसा नहीं था, महात्मा गांधी ने तो वायलेंस को अपनाने के लिए कभी नहीं कहा, वो तो हमेशा नॉन वायलेंस के सपोर्ट में थे, वो वायलेंस के खिलाफ थे। तो यहाँ पर ये देखा गया कि इन्होंने इसका गलत अर्थ निकाल लिया, और ये देखा जा रहा है कि डाइवर्जन हो जाता है चीजों का। किस चीज का डाइवर्जन हो जाता है, वायलेंस से, नॉन वायलेंस से वायलेंस की ओर। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि बाबा रामचंद्र कौन थे, इंडेंचर लेबर थे फिजी के, और वो कैसे, वो भी फिजी में वर्क करने गए थे लेकिन वापस भाग आए इंडिया में, और उन्होंने उस मूवमेंट को सपोर्ट किया, पीजेंट मूवमेंट को। पीजेंट मूवमेंट में क्या क्या खास बातें थी। अब हम लोग दूसरा साइड पढ़ेंगे, पार्टिसिपेशन बाय ट्राइबल्स। अब ट्राइबल्स किसको बोलते हैं, आदिवासियों को। आदिवासी उनको बोला जाता है जो कि इतना डेवलपमेंट होने के बावजूद जंगलों में रहते हैं और बेसिक नेसेसिटीज से वंचित रहते हैं। जैसे हमको लाइट मिलती है, हमको पानी मिलती है, पानी मिलता है, कपड़ा मिलता है, और खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती हैं, लेकिन ये जंगलों में रहने वाले ये आदिवासी इन सभी सुविधाओं से वंचित रहते थे, पढ़ाई लिखाई से भी। तो अब हम देखेंगे कि एनसीएम मूवमेंट में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में इन आदिवासियों ने कैसे पार्टिसिपेट किया। इन गुडेन हिल्स आंध्र प्रदेश, मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड इन अर्ली 1920s वायलेंस। गुडेम हिल्स आंध्र प्रदेश में, गुडेम हिल्स, गुडेम की पहाड़ियां हैं, वहां पर मिलिटेंट गुरिल्ला सैनिकों ने एक आंदोलन चलाया हुआ था
था 1920 के प्रारंभ में, जो कि हिंसक था, हिंसक आंदोलन था। अब ये मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट किसको कहते हैं बेटा? ये एक तरीके की स्ट्रेटजी थी युद्ध में लड़ाई के लिए। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है कि अगर किसी, हमेशा वॉर दो साइड के बीच में होती है, अगर किसी साइड के पास सैनिक कम होते हैं, संख्या कम होती है, उनके पास वेपन्स कम होते हैं, अपोजिट साइड में ज्यादा वेपन्स होते हैं और संख्या होती है, तो जिसके पास कम संख्या होती है वो जंगलों में छिप जाता है, और जब दूसरी साइड होती है उसके पास निकल के अचानक से उस पर वार करके फिर भाग जाता है। तो ये कोई धोखा नहीं है, इसको महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी ने भी यूज किया था इस मेथड को। छत्रपति शिवाजी तो इसको यूज करने के लिए ही फेमस माने जाते थे। तो आंध्र प्रदेश की गुडेन हिल्स में गुरिल्ला सैनिकों ने इस हिंसक आंदोलन को अपनाया हुआ था। इसका कारण क्या था, क्यों वो हिंसक हो गए थे, क्यों उन्होंने हिंसा को अपना लिया था? इसका कारण ये था कि जो ब्रिटिशर्स की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो बहुत स्ट्रिक्ट थी। ब्रिटिश स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट engaged hill people, affected their livelihoods, forced to do बेगार and traditional rights। तो उनकी जो फॉरेस्ट पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की वो बहुत स्ट्रिक्ट थी। अब चूंकि जो ट्राइबल्स थे उनका जीवन ही जंगलों में गुजरता है, जंगल ही उनका जीवन है, जंगल के बिना सब कुछ अधूरा है, जंगल में ही वो रहते हैं, जंगल से खाने की चीजें लेते हैं, जंगल से ही सब कुछ डिपेंड करता है, जानवरों को चलाते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, उन्होंने एक फॉरेस्ट एक्ट बनाया था जिसके थ्रू ट्राइबल्स को भी जंगल में जाने की परमिशन नहीं थी, उनको वो फल नहीं तोड़ सकते थे, लकड़ी नहीं ले सकते थे, काट सकते थे, और अपने जानवरों को चरा नहीं सकते थे। केवल उन्हीं को परमिशन दिया गया था जो कि अंग्रेजों के अंडर में थे और जो कि परमिट बनवाए हुए थे। तो इस तरीके से इस वजह से इन आंध्र प्रदेश के जो लोग थे, ट्राइबल्स थे, उनके अंदर बहुत गुस्सा आ गया था और इन्होंने वायलेंस का यूज करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन इस मूवमेंट की भी क्योंकि ये जो मूवमेंट था उन्होंने उनकी आजीविका को प्रभावित किया था, और अंग्रेज ये चाहते थे कि अगर हम इनको जंगलों में जाना बंद कर देंगे इनका, तो ये फ्री हो जाएंगे, तो इनसे बेगारी करवाएंगे, फ्री में काम करवाएंगे। तो लेकिन ये पीजेंट ये समझ गए थे और उनके वो ट्रेडिशनल राइट्स के जो उनके पारंपरिक अधिकार था वन पर उनका, उसको उन्होंने छीन लिया था। तो इसलिए इन्होंने ये हिंसक आंदोलन स्टार्ट किया था। अब हम एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, और वो है अलूरी सीतारमन राजू। अलूरी सीतारमन राजू बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, इसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा। अलूरी सीतारमन राजू जिन्होंने कि ट्राइबल्स के मूवमेंट को सपोर्ट किया, और उन्होंने कैसे सपोर्ट किया? ये अलूरी सीतारमन राजू एक ऐसे इंसान थे जो ये दावा करते थे कि उनके पास एक ट्राइबल पर्सन थे, और उन्होंने एक नेशनल मूवमेंट पार्टिसिपेट किया, और उन्होंने घोषणा की कि उनके पास मैजिकल पावर है, चमत्कारी शक्तियां हैं, जादुई शक्तियां हैं। Claims of special power, astrological predictions, he can heal people, he could even survive bullet shot. Rebels proclaimed that he was the incarnation of God. तो उन्होंने ये घोषणा की कि उनके पास एक स्पेशल चमत्कारी शक्तियां हैं, और वो बहुत सारी भविष्यवाणी करते थे लोगों के बारे में या घटनाओं के बारे में। वो ये कहते थे कि वो लोगों को ठीक कर सकते हैं, बीमार लोगों को वो ठीक कर सकते हैं, और उनका मानना था कि अगर कोई उनके ऊपर गोली भी मारता है तो उसका उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। इस तरह से जो लोग उनके साथ बागी हुए थे या जो लोग उनके साथ वायलेंट हुए थे, उनका ये मानना था कि जो राजू हैं वो ईश्वर के अवतार हैं। अलूरी कहते थे कि अलूरी जो थे, अलूरी सीतारमन राजू, वो गांधी जी के पक्के अनुयायी थे। उनका कहना था कि खादी वस्त्र को पहनो और फॉरेन वस्त्रों को विरोध करो, और इसके साथ ही साथ गिव अप ड्रिंकिंग, शराब पीना छोड़ दो। ये सारी बातें उन्होंने अलूरी सीतारमन राजू ने कही। राजू वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन 1924। उनका कहना था कि अगर आप, लेकिन यहाँ पर वो एक सेंस में अलग थे महात्मा गांधी के विचारों से। महात्मा गांधी नॉन वायलेंस के समर्थक थे, लेकिन अलूरी सीतारमन राजू का कहना था कि अगर आपको आजादी चाहिए तो आजादी ऐसे नहीं मिलेगी
ये ऐसे आजादी देने वाले नहीं है, आपको हथियार उठाना ही पड़ेगा। और इसके लिए उन्होंने पुलिस पर कई हमले किए और कई जगह पर अटैक भी किए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उन्होंने भी वायलेंस का समर्थन लिया। और इस तरह से हम देखते हैं कि डाइवर्जन हो जाता है, किसका होता है, आइडियाज का डाइवर्जन हो जाता है। महात्मा गांधी नॉन वायलेंस के समर्थक थे, अलूरी सीतारामन राजू और बाबा रामचंद्र ये किसके समर्थक थे, वायलेंस के समर्थक थे। और इस तरह से आंदोलन चलाते रहे अलूरी सीतारामन राजू, और एक बार वो पकड़े गए तो उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया 1924 में। अब वो वहां की लोक कथाओं में एक हीरो के रूप में जाने जाते हैं। तो बच्चों, मैंने आज आपको बहुत सारी चीजें बताई। पार्टिसिपेशन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन टाउन्स, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन कोऑपरेशन कंट्री साइड क्या होती है, पार्टिसिपेशन बाय पीजेंट बताया, अवध में बाबा रामचंद्र के द्वारा कैसे मूवमेंट चलाया गया, और अवध किसान सभा किसके द्वारा एस्टैब्लिश की गई, पार्टिसिपेशन बाय ट्राइबल्स ये भी बताया, गुडेन हिल्स में गुरिल्ला मिलिटेंट कौन है और क्यों उन्होंने वायलेंस को अपना लिया, अलूरी सीतारामन राजू कौन थे और वो क्यों इनकार्नेशन ऑफ गॉड माने जाते हैं, और वो कैसे कैप्चर्ड किए गए, उनकी डेथ कैसे हुई। आई होप कि आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। बच्चों, अगर आपको मेरे पढ़ाने का ढंग समझ में आता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के प्लीज लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर करिए, मैं आपका वेट करूंगी। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।